Okay, so we'll go ahead with next topic, that is combination of errors या फिर propagation of error. तो कल हमने स्टार्ट किया था, I just gave you a rough introduction about what is combination of error या फिर what is the meaning of propagation of error. तो आज हम लोग in detail देखेंगे combination और propagation of errors. Combination or you can say propagation of errors. तो बेसिक आइडिया ये है, अगर हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, हम दोनों फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो वेन एवर यू डू मेजरमेंट उसमें एरर आता है, क्योंकि आप मेजरमेंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो और इंस्ट्रूमेंट में इंट्रिंसिकली एक एरर होता ही है. अगर एरर नहीं भी होगा तो जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है, मतलब द मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन मेक यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हो लीस्ट काउंट. मैंने आपको एग्जांपल दिया था. फॉर एग्जांपल, आप जो एनालॉग घड़ी यूज़ करते हो, रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक, उसमें मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन मेक इज़ 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड का एरर होता ही है. जो सेंटीमीटर स्केल आप यूज़ करते हो उसमें मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन मेक इज़ 0.1 सेंटीमीटर, है ना, मतलब 1 mm. तो 1 mm का एरर होता ही है, राइट. तो अगर मैं दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर रहा हूँ तो मेजरमेंट में हमेशा क्या आएगा, एरर आएगा. और अगर मैं वो दो फिजिकल क्वांटिटी, उन दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ऐसा करके एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनाऊंगा तो उसमें भी क्या आएगा, एरर आएगा. क्योंकि आपके पास जो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ थे, लेट अस से एक था ए, दूसरा था बी. ए और बी में क्या है, एरर है. तो ए और बी को यूज़ करके आप जो भी नया क्वांटिटी बनाओगे उसमें क्या आएगा, एरर आएगा. तो इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर. क्योंकि ए में एरर था, बी में एरर था, तो ए और बी को यूज़ करके जो भी नया पैरामीटर बनाया उसमें भी क्या आएगा, एरर. तो एरर क्या हो गया, प्रोपोगेट हो गया, स्प्रेड हो गया. इसलिए उसको बोलते हैं प्रोपोगेशन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. तो इसमें हमको देखना है टोटल 3 डिफरेंट टाइप्स. नंबर 1 है एरर इन सम एंड डिफरेंस. एरर इन सम एंड डिफरेंस. तो अगर मेरे पास लेट अस से हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया, तो सपोज द फिजिकल क्वांटिटीज बीइंग मेजर्ड आर, दो फिजिकल क्वांटिटी है, एक है ए और दूसरा है बी. तो ए और बी अगर आप मेजर कर रहे हो तो अलॉन्ग विथ एरर कैसे लिखते हो, कल बताया था मैंने, याद है क्या. अलॉन्ग विथ एरर, फिजिकल क्वांटिटी को एरर के साथ कैसे लिखते हो. हाँ, ए के मेजरमेंट में कितना एरर है, डेल्टा ए. तो डेल्टा ए इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए. एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए. और बी में कितना है, डेल्टा बी. तो डेल्टा बी क्या है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी. एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी. तो मेजर्ड वैल्यूज को कैसे लिखते हो, मेजर्ड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी कैसे लिखोगे, यस, ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी. तो अगर मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज़ थे ए एंड बी, ये मेजर्ड क्वांटिटीज़ है, तो किसी भी मेजरमेंट में एरर आता ही है. ए में एरर था डेल्टा ए, बी में एरर था डेल्टा बी. तो मेजर्ड वैल्यू को तुम लिखते हो ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी, वेयर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर मीन एब्सोल्यूट एरर्स इन ए एंड मीन एब्सोल्यूट एरर इन बी. यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का. बहुत सिंपल से आइडिया है ना. हमने ए और बी को क्या किया, मेजर किया. मेजर करने के लिए तुमने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया होगा, बराबर. डिस्टेंस है तो मीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल. करंट है तो एमीटर. वोल्टेज है तो वोल्ट मीटर. तो तुम जब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो तो मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो. इंस्ट्रूमेंट से एरर आता है तो ए में एरर डेल्टा ए, बी में एरर डेल्टा बी. तो मेजर्ड वैल्यू आ गई ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना ए और बी को यूज करके एक नया पैरामीटर बना लेंगे विच इज जेड, विच इज ए प्लस बी. क्योंकि मुझे देखना है एरर इन सम एंड डिफरेंस. तो हम सिर्फ सम के लिए देखेंगे, डिफरेंस के लिए सेम आता है. मैं करके बता दूंगा लेकिन सेम आता है. ओके, तो जेड इज ए प्लस
बी, z इज a प्लस बी। तो मैंने a और b को ऐड करके नया पैरामीटर बना लिया z। a में एरर था, b में एरर था, तो z में भी क्या आएगा, एरर आएगा। तो अलॉन्ग विथ एरर यू कैन राइट डाउन, एरर के साथ लिखना है अगर आपको, तो आप ऐसा लिख सकते हो z प्लस माइनस डेल्टा z। z में एरर कितना है, डेल्टा z, तो कैसे लिखूंगा मैं, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a को कैसे लिखूंगा मैं, a प्लस माइनस डेल्टा a, प्लस b को कैसे लिखोगे, b प्लस माइनस डेल्टा b। तो z इक्वल टू a प्लस b था, लेकिन अगर मैं एरर के साथ लिख रहा हूं तो z की जगह पे क्या लिखूंगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। a को क्या लिखूंगा, a प्लस माइनस डेल्टा a, और b को क्या लिखूंगा मैं, b प्लस माइनस डेल्टा b। तो देयरफॉर z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो ये ब्रैकेट को अगर मैं ओपन कर लेता हूं तो व्हाट आई विल हैव इज a प्लस b, क्योंकि a प्लस b है तो a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, और ये जो a प्लस बी है इसको एक ब्रैकेट दे देता हूँ। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 से a प्लस बी इक्वल टू क्या है, z। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 यू कैन राइट डाउन z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस बी, लेकिन a प्लस बी क्या था, z था, z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो इसमें z z क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो z और z हो गया कैंसिल, क्योंकि z लेफ्ट हैंड साइड में भी पॉजिटिव था और राइट हैंड साइड में भी पॉजिटिव था, तो कैंसिल होता है ना। इसको यहाँ लाओगे तो z माइनस z क्या हो जाएगा, 0। तो क्या बचा, डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। करेक्ट यहाँ तक। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 4 पॉसिबल केसेस है, सो देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज, अब 4 कैसे पॉसिबल, प्लस माइनस, तो 4 कॉम्बिनेशन कौन से बनेंगे, प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, किसके वैल्यूज, 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा z। एक तो प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, या फिर प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, या फिर माइनस a प्लस डेल्टा b और माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b। तो ये 4 केसेस है, पॉसिबल केसेस। यहाँ तक क्लियर, बराबर। अब प्रॉब्लम होता है कि इन चारों में से हम लोग डेल्टा z का कौन सा वैल्यू यूज करें। फिर नॉर्मली क्या होता है ना, एरर्स दे आर वेरी स्मॉल। मैं एग्जांपल बताता हूँ। मैंने सेंटीमीटर स्केल यूज करके एक डिस्टेंस मेजर किया, फॉर एग्जांपल 50.3, बराबर 50.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आया। व्हाट इज द लीस्ट काउंट इन दिस केस, 0.1, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर है तो लीस्ट काउंट होता है 0.1। अगर मैंने बोला होता 50.34 तो 0.01, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर होंगे तो 0.01 का एरर लीस्ट काउंट होता है, बराबर। तो अगर मैंने एक सेंटीमीटर स्केल लिया और मेजरमेंट किया, 50.3 आंसर आया, तो वैल्यू क्या है 50.3, एरर कितना है 0.1। तो एरर मेजरमेंट के कंपैरिजन में बहुत छोटा है ना, छोटा है ना। रीडिंग था 50.3, एरर है 0.1, तो हम लोग बोलते हैं कि एरर तो वैसे भी बहुत छोटे होते हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या था कि 4 वैल्यूज आ गई, तो मैं एरर की कौन सी वैल्यू लूँ। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि एरर वैसे भी छोटे हैं, तो इन चारों में से सबसे ज्यादा वैल्यू आएगा उसी को मान लो। कौन है, पहला प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इसके लिए हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन जेड, एब्सोल्यूट एरर इन जेड या एरर इन जेड, एरर इन जेड इज डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो बाकी 3 हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग कौन सा लेते हैं, सबसे ज़्यादा, क्योंकि एरर है ही बहुत स्मॉल। तो 4 स्मॉल वैल्यू में से सबसे ज़्यादा जो होगा वही एरर मान लो। तो मैं प्रोसेस वापस बता देता हूँ। प्रोसेस बहुत सिंपल है। हमारे पास 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ थे, ए और बी।
ए का मेजर्ड वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू तुम हमेशा अलॉन्ग विथ एरर ही लिखते हो, और बी का मेजर्ड वैल्यू है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। मैंने ए और बी को ऐड करके एक नया क्वांटिटी बना लिया z। ए में एरर था, बी में एरर था, तो z में भी एरर होगा। बाय द वे फिजिक्स में एक कंडीशन और है, आप ए और बी को सिर्फ तब ऐड कर सकते हो जब ए और बी दोनों सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करें, मतलब उनके डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम। हमने सीखा था ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हमने देखा था ना कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी में v, u और ए टी के डायमेंशंस क्या है, सेम है, बराबर। तो फिजिक्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शन दो फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ तब होता है जब दोनों के डायमेंशंस सेम हो, मतलब a डिस्टेंस है तो b भी क्या होगा, डिस्टेंस होगा। a करंट है तो b भी क्या होगा, करंट होगा। तो ये याद रखना, ये हम लोगों ने डिफाइन किया, हमने डिफाइन किया z क्या है, a प्लस बी। तो z अलॉन्ग विथ एरर, z अलॉन्ग विथ एरर कैसे लिखोगे, z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, करेक्ट। तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस b पहले लिख लेता हूं, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। लेकिन a प्लस b क्या था, z था, z था ना, तो यहाँ आएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस b, मतलब कौन, z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। z और z क्या हो गया, कैंसल। तो हमारे पास चार कॉम्बिनेशन बन गए, एक था प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, एक था प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, एक था माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और एक है माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, बराबर। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा होगा उसी को हम लोग एरर मान लेते हैं। तो देयरफॉर एरर इन z इज डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये आ गया आपका एरर इन z। क्लियर है तक, गुड, इजी। अब डिफरेंस के लिए भी तुम करोगे तो ऐसा ही आएगा। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू द सेम एक्सरसाइज फॉर डिफरेंस। हमने सम के लिए किया ना, तो डिफरेंस के लिए करो। तो फॉर डिफरेंस मतलब जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो उस केस में भी आंसर आपका सेम आने वाला है, ओके। और मैंने पहले ही लिख दिया था यहाँ पे एरर इन सम एंड डिफरेंस, मतलब तुम जब ऐड करोगे या जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे सेम ही आएगा, गुड। तो अब नंबर 2, एरर्स इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन। एरर्स इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन, एरर्स इन प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है तो ध्यान दो। हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज है ए और बी। ए की मेजर्ड वैल्यू है ए प्लस डेल्टा ए, और बी की मेजर्ड वैल्यू है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटीज विथ मेजर्ड वैल्यूज ऑफ ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी। मैंने अगर प्लस भी बोला हो तो याद रखना प्लस माइनस दोनों लिखना पड़ता है। तो ए का जो मेजर्ड वैल्यू है वो है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और बी का है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब मैं एक नया फिजिकल क्वांटिटी बना लेता हूँ z इक्वल टू ए इंटू बी या फिर a अपॉन बी, क्योंकि प्रोडक्ट या फिर डिवीजन। हम सिर्फ यहाँ पे एक ही केस सॉल्व करने वाले हैं, आई विल सॉल्व फॉर a इंटू बी, गुड। जैसे पिछले केस में कंडीशन था, कंडीशन क्या था, जब तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज सेम टाइप के होने चाहिए, दोनों डिस्टेंस या दोनों फोर्स या दोनों एक्सेलरेशन, करेक्ट। लेकिन जब तुम प्रोडक्ट लेते हो ऐसा कोई रूल नहीं है। यू कैन मल्टीप्लाई टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, और होता ही है ना। व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास अलग है, एक्सेलरेशन अलग फिजिकल क्वांटिटी है। व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, टाइम इज अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो while taking product or division
ऐसा कोई रूल नहीं है कि दोनों फिजिकल क्वांटिटी जिसका तुम प्रोडक्ट ले रहे हो वो सेम ही होना चाहिए। इनफैक्ट सेम नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द केसेस। क्लियर? अब along with error, how do you write down this along with error? Z को कैसे लिखोगे? Z प्लस माइनस डेल्टा Z। और A को कैसे लिखोगे? A प्लस माइनस डेल्टा A। B को कैसे लिखोगे? B प्लस माइनस डेल्टा B। तो यहां पे आ जाएगा आपका Z प्लस माइनस डेल्टा Z इक्वल टू A इंटू बी। तो A इंटू बी, A इंटू डेल्टा बी मतलब प्लस माइनस A इंटू डेल्टा बी, फिर डेल्टा A को B से मल्टीप्लाई कर लो मतलब प्लस माइनस B इंटू डेल्टा A, फिर डेल्टा A और डेल्टा B को मल्टीप्लाई कर लो तो प्लस माइनस डेल्टा A इंटू डेल्टा B। अब इस पूरे इक्वेशन को Z से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे? Z से। तो डिवाइड बाय Z ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड्स को तुम Z से डिवाइड कर लो। तो डिवाइड कर लो Z प्लस माइनस डेल्टा Z डिवाइडेड बाय Z इक्वल टू AB बाय Z प्लस माइनस A डेल्टा B बाय Z प्लस माइनस B डेल्टा A बाय Z प्लस माइनस डेल्टा A डेल्टा B बाय Z। लेकिन Z खुद क्या है? A इंटू बी। क्या है वो? A इंटू बी। अब इसको मैं सेपरेट कर लेता हूं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? डेल्टा Z बाय Z प्लस माइनस Z बाय Z प्लस माइनस डेल्टा Z बाय Z। तो ये Z और Z हो गया तो कितना हो गया? 1। तो ये 1 आ गया। और ये जो Z था व्हाट इज Z? A इंटू बी। तो ये सारा का सारा A इंटू बी लिख देंगे तो ये आ जाएगा ए बी ए बी। क्लियर है तक? पक्का? ये भी हो गया कैंसिल तो क्या बन गया? 1। ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, ये रहने दो। तो क्या आ गया आपके पास? 1 प्लस माइनस डेल्टा Z बाय Z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा B बाय B प्लस माइनस डेल्टा A बाय A और प्लस माइनस डेल्टा A बाय A इंटू डेल्टा B बाय B। पक्का? गुड। 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब डेल्टा A खुद छोटा था क्योंकि एरर स्मॉल होते हैं और ऊपर से तुम उसको A से डिवाइड कर रहे हो। मैंने एग्जांपल दिया था 50.3 और एरर कितना था? 0.1। तो डेल्टा A क्या हो गया? 0.1 डिवाइड बाय क्या कर दिया? 50.3। तो 0.1 डिवाइड बाय 50.3 क्या होगा? और भी छोटा होगा। तुम छोटे नंबर को एक बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो नंबर क्या हो गया? और भी छोटा हो गया और उसको और छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो मतलब दिस प्रोडक्ट बिकम्स एक्सट्रीमली स्मॉल। तो छोड़ दो, बहुत छोटा है तो निग्लेक्ट कर देना। तो बोलेंगे कैसे? हम बोलेंगे सिंस डेल्टा A by A and delta B by B are very small, therefore इसका जो प्रोडक्ट होगा ना डेल्टा A by A और डेल्टा B by B, इसका जो प्रोडक्ट है कैन बी निग्लेक्टेड क्योंकि दिस इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। तो छोड़ दो। तो क्या बचा? अब ये टर्म भी गया तो बचा क्या बचा? तो आपके पास क्या आया? डेल्टा Z बाई Z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A बाई A प्लस माइनस डेल्टा B बाई B। कोई फर्क नहीं पड़ता पहले डेल्टा B बाई B लिखो या पहले डेल्टा A बाई लिखो, डज नॉट मैटर रियली। इसके भी 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे अब। सो देयर आर 4 पॉसिबल वैल्यूज, लेकिन इस बार पॉसिबल वैल्यूज डेल्टा Z के नहीं है, किसके है? डेल्टा Z बाय Z के है। तो कौन से 4 पॉसिबल होंगे? डेल्टा A बाई A प्लस और डेल्टा B बाई B भी प्लस डेल्टा A बाई A माइनस डेल्टा B बाई B, देन
माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी माइनस डेल्टा ए बाई ए माइनस डेल्टा बी बाई बी। इसमें से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? प्लस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। इसको मान लेते हैं हम लोग एरर। सो देयरफॉर, और लेकिन ये एरर कौन सा है? फ्रैक्शनल एरर है। कौन सा है ये? फ्रैक्शनल, या फिर उसको और एक नाम दिया था, याद है क्या? रिलेटिव एरर। तो फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर इन z इज डेल्टा z बाय z, डेल्टा z बाय z इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। करेक्ट। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, लेकिन यू हैव टू कीप ऑब्जर्विंग थिंग्स हियर। जब तुम सम या डिफरेंस करते हो तो तुम डायरेक्टली एब्सोल्यूट एरर डिफाइन करते हो, आया था ना? लेकिन जब तुम प्रोडक्ट या डिवीजन लोगे तो डायरेक्टली प्रोडक्ट या डिवीजन पे एब्सोल्यूट एरर डिफाइन नहीं होता है। उस पर कौन सा एरर डिफाइन होता है? रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर। बराबर, क्लियर यहाँ तक? तो हमने क्या किया इस केस में, हमारे पास एक मेजर्ड क्वांटिटी था ए, अलॉन्ग विथ एरर वो है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। हमारे पास दूसरा मेजर्ड क्वांटिटी है बी, उसका अलॉन्ग विथ एरर है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। हमने एक नया क्वांटिटी डिफाइन कर लिया a इंटू बी, इसको अलॉन्ग विथ एरर लिखा तो ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a b प्लस माइनस डेल्टा b। फिर इसके बाद तुमने क्या किया? व्हाट डिड यू डू? मल्टीप्लाई। ओके, तो देयरफॉर z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a इंटू बी प्लस माइनस a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। फिर तुमने इसको किससे डिवाइड किया था? z से। वेरी गुड। तो तुम इस पूरे के पूरे टर्म्स को, मतलब ऑल द टर्म्स को डिवाइड बाय z कर देते हो। डिवाइड बाय z, डिवाइड बाय z, डिवाइड बाय z, और फिर आप z के यहाँ पे क्या लिखते हो? ए बी। पहले तो z बाय z हो जाएगा 1, लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन यहाँ पे ये z बाय z हो गया 1। ओके, यहाँ पे आपका आ गया 1। यहाँ पे आपने लिख दिया ए बी एंड ए बी, हर जगह पे ए बी ए बी और ए बी। ये आपका हो गया कैंसिल, मतलब 1 हो गया। ये 1 और ये 1 भी हो गया कैंसिल। ये ए ये बी गया, तो क्या बचा? प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा b बाय b प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस माइनस डेल्टा a बाय a इंटू डेल्टा b बाय b। उसमें से डेल्टा a बाय a और डेल्टा b बाय b आर वेरी स्मॉल, तो ये भी हो जाएगा निगलेक्ट। तो अभी आपके पास जो बचा है इसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो एक हो जाएगा डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, दूसरा आएगा डेल्टा a बाय a माइनस डेल्टा b बाय b, तीसरा आएगा माइनस डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, और लास्ट आएगा डेल्टा a बाय a माइनस डेल्टा b बाय b। इन चारों में से हम लोग किसको रिलेटिव एरर लेते हैं? डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। ये हो गया आपका प्रोडक्ट का केस। मल्टीप्लिकेशन का भी सेम आता है। अब तीसरा है एरर्स ड्यू टू पावर इंडेक्स। ओके, तो तीसरा है एरर्स ड्यू टू पावर ऑफ मेजर्ड क्वांटिटीज। पावर मतलब इंडेक्स। तो तीसरा केस यही है ना, छूट तो नहीं रहा कुछ, यही है। यस, ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी।
ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी। ये सिंपल है, वेरी सिंपल। चलो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक ही क्वांटिटी था, सिंगल क्वांटिटी था ए, अलॉन्ग विथ एरर वो क्या आएगा, बराबर ए प्लस माइनस डेल्टा ए। मैंने एक नया पैरामीटर बनाया z और वो था a⁻3। जैसे अभी बोलोगे ये कहाँ काम में आता है, मैं आपको वापस बता देता हूँ। सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस फिजिक्स में कहाँ काम में आएगा, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन में क्या करते हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी करते हो ना, सम कर रहे हो ना, u और ए टी को सम कर रहे हो। और कहाँ कर रहे हो, s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, वहाँ भी क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वहाँ पे भी बीच में क्या है, सम है। प्रोडक्ट कहाँ ले रहे हो, अभी तो बताया ए टी प्रोडक्ट है कि नहीं, टू ए एस प्रोडक्ट है कि नहीं, है ना प्रोडक्ट, यू टी प्रोडक्ट है, हाफ ए टी स्क्वायर प्रोडक्ट है, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन प्रोडक्ट है, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट प्रोडक्ट है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर प्रोडक्ट है, पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच, वहां पे भी प्रोडक्ट है। तो हमने जो दो केसेस देखे, सम डिफरेंस प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट एंड डिवीजन, ये तुमको फिजिक्स में आते हैं ऐसे इक्वेशन, और हमको ये सारे जो भी हम सीख रहे हैं ना मैथ्स, ये फिजिक्स में अप्लाई करना है। लेकिन फिर a⁻2 a⁻3 ये कहाँ आएगा, व्हाट इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, तो एल स्क्वायर आएगा वहां पे। मतलब तुम अगर लेंथ मेजर करते हो स्क्वायर का, लेंथ मेजर करते हो तो लेंथ में क्या आएगा, एरर। मेजर क्वांटिटी में हमेशा क्या होता है, एरर। अगर लेंथ में एरर है तो एरिया में भी क्या आएगा, एरर आएगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए ये पता होना चाहिए। क्यूब है, क्यूब, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एल क्यूब, वही आ गया, वही फॉर्म आ गया। जेड मतलब वॉल्यूम हो सकता है और ए यहाँ पे हो सकता है एल। तो अगर तुमको क्यूब का वॉल्यूम मेजर करना है तो तुम पहले क्यूब का क्या मेजर करोगे, लेंथ, और लेंथ मेजर करोगे तो लेंथ में क्या आएगा, एरर, तो वॉल्यूम में भी क्या आएगा, एरर। तो इस टाइप के इंडेक्स कहाँ आते हैं, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बराबर, करेक्ट, गुड। देन अब देखो इसको क्या करेंगे, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a × क्यों किया ऐसा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी z इक्वल टू ए प्लस बी के लिए करके रखा था। तो एक बात बता दो, अगर z इक्वल टू ए इंटू बी था तो व्हाट वाज द एरर इन z, डेल्टा z बाय z इक्वल टू, बताओ, डेल्टा a बाय a, वेरी गुड। अगर इंटू सी होता तो, वेरी गुड, बराबर, ओके। तो अभी एक बात और बता दो फिर, अगर ऐसा होता तो डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए, तो वही तो लिख रहे हैं हम लोग, और क्या लिख रहे हैं हम, कुछ नहीं, सेम ही है। कितनी बार आ गया, 3 बार। तो व्हाट इज डेल्टा जेड बाय जेड, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाय ए। मैं पहला चैप्टर ना बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूँ, क्योंकि पहला चैप्टर 2 साल तक यूज करना है, और तुमको तब देख के लगेगा अरे ये इधर अप्लाई करेंगे, हाँ उधर करेंगे, तो इधर अभी सीख लो, क्योंकि ये नहीं पता होगा, बहुत सारे क्वेश्चन गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट दैट वी आर जस्ट डूइंग फॉर द सेक, क्योंकि सिलेबस में है। तो अगर z इक्वल टू ए क्यूब आया तो व्हाट इज डेल्टा जेड बाय जेड, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाय ए। तो अगर मेरे पास z इक्वल टू a⁻n हो तो क्या होगा, n टाइम्स ऑफ डेल्टा a बाय a, वेरी गुड। इन जनरल मान लेते हैं हम लोग z इक्वल टू a⁻p b⁻q अपॉन c⁻r। तो अब बताओ डेल्टा z बाय जेड क्या आएगा, p टाइम्स डेल्टा a बाय a इंटू नहीं प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट में बीच में क्या होता है, प्लस। यहाँ पे प्रोडक्ट था कि नहीं, यहाँ पे क्या था, z इक्वल टू क्या था, z क्या था, z क्या था, z क्या था,
ए इंटू बी, तो डेल्टा जेड बाई जेड क्या आया, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो प्रोडक्ट के लिए क्या करते हो, बीच में क्या करते हो, ऐड, और इंडेक्स को क्या करते हो, मल्टीप्लाई। तो क्यू डेल्टा बी बाई बी, सी रेस टू आर नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, सी रेस टू माइनस आर, क्या हो जाएगा, सी रेस टू माइनस आर। तो इधर क्या आएगा, माइनस आर डेल्टा सी बाई सी। ऐसा नहीं आता है, प्लस ही होता है, करेक्ट है। डिनोमिनेटर में हो तो भी प्लस होता है। तो ये मैं जानबूझ के बोला कि सी रेस टू, क्योंकि कभी कभी क्या होगा ना, आपको ऐसा देंगे, जानबूझ के देंगे, फिर क्या दिखता है, इंडेक्स को मल्टीप्लाई करो, पी डेल्टा ए बाई ए प्लस क्यू डेल्टा बी बाई बी माइनस आर, क्योंकि इधर क्या दिख रहा है, माइनस। इधर में माइनस होता ही नहीं है तो क्या लिखेंगे, प्लस। क्या लिखेंगे, प्लस। क्या लिखेंगे, प्लस। तो भूलना मत इसको, बराबर। तो याद रखना है इसको। अब जस्ट टू चेक, अभी चेक करने के लिए मैं एक एक फिजिकल क्वांटिटी देता हूँ और मुझे आपसे एक्सपेक्टेड है उसका एरर बताओ। तो क्वांटिटी एंड एरर, नोट्स सबके बंद होने चाहिए। क्वांटिटी और उस क्वांटिटी में एरर। तो पहला क्वांटिटी z इक्वल टू a प्लस बी, एरर जल्दी, इक्वल टू डेल्टा बी। फ्रैक्शनल एरर नहीं, क्या नहीं, क्योंकि सम या डिफरेंस में क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर होता है। वेरी गुड। नंबर 2, हाउ अबाउट दिस, सेम, एक्सीलेंट, गुड। तो यहां पे भी आ जाएगा सेम। नंबर 3, what if I have this, delta z by z equal to a, very good, plus, very good. What about this, same. What about this, सेम आता है। तो ये सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो z इक्वल टू ए इंटू बी लिखो, या फिर आप z इक्वल्स टू ए बाई बी लिखो, या फिर आप z इक्वल्स टू बी बाई ए लिखो, सेम ही होता है। हाउ अबाउट z इक्वल्स टू a रेज टू m इक्वल टू, वेरी गुड। वन लास्ट, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो दैट वी विल नीड। हाउ अबाउट z इक्वल्स टू a रेज टू p b रेज टू q अपॉन c रेज टू r d रेज टू f। डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू p डेल्टा a बाई a प्लस q डेल्टा b बाई b माइनस प्लस r डेल्टा c बाई c प्लस f डेल्टा d बाई d। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये तुमको भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत काम में आएगा आपको थ्रू आउट 2 years ऑफ योर फिजिक्स कोर्स। तो 2 साल तक अभी तुमको याद रखना पड़ेगा ये। अब आ जाते हैं हम लोग इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे, थ्योरी टॉपिक, सो दैट वी कैन स्टार्ट विद न्यूमेरिकल फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, मतलब नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स। अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो अगेन ध्यान दो, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है वो समझने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए हमारा जो मेजरमेंट का एक्यूरेसी है वो कौन डिसाइड करता है, वो इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करता है। सो आवर एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज लिमिटेड बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्यों, मैंने अभी बताया, अगर मेरे पास एक सेंटीमीटर स्केल है, सेंटीमीटर स्केल का लीस्ट काउंट कितना, 0.1। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं, और फिजिक्स में ना नॉर्मली तुमको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ए पॉइंट था और यहाँ पे एक बी पॉइंट है, मुझे इन दोनों का डिस्टेंस मेजर करना है। तो डिस्टेंस कैसे मेजर करते हो, एक स्केल लेते हो, स्केल का 0 तुमने ए पे सेट कर दिया,
फिर बी पॉइंट तक रीडिंग कितना है वो देखते हो, मान लेते हैं ये 0.1 है, 0.2 है या 0.3 है, ओके, तो इमेजिन, और 0.4 है। तो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? नहीं बोल सकते, क्योंकि एनीथिंग बिटवीन 0.3 एंड 4, इसके बीच में डिवीजन ही नहीं है ना, कैसे बोलोगे, राइट? तो हम आंसर लिखते वक्त 0.3, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.4 तक कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है। इसका मतलब हमारा जो मेजरमेंट का एक्यूरेसी है वो कौन डिसाइड कर रहा है? इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट, सो द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट is limited by the least count of instrument, by the least count of the instrument। तो जो इंस्ट्रूमेंट तुम यूज करते हो वो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट डिसाइड करता है एक्यूरेसी कितना है। तो अगर मैंने वर्नियर कैलिपर यूज किया होता तो वर्नियर कैलिपर इससे एक डेसिमल और एक्यूरेट होता है, मतलब उसका एक्यूरेसी होता है 0.01। कितना होता है? 0.01, मतलब 0.1 सेंटीमीटर इज नॉर्मल स्केल, 0.01 इज वर्नियर कैलिपर, उससे और छोटा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बोलते हैं उसको, स्क्रू गेज 0.001, उससे छोटा स्पीरोमीटर बोलते हैं 0.0001। गुड, हम देखेंगे सब, जेईई नीट में वो होता है, स्टेट बोर्ड में नहीं है, तो देखेंगे। व्हाट इज लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट इज द मिनिमम मेजरमेंट दैट वन कैन मेक यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करके तुम कम से कम जो मेजरमेंट ले सकते हो उसको क्या बोलते हो? लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट क्या है, सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए, लीस्ट काउंट इज द मिनिमम मेजरमेंट one can make using an instrument। यहां तक क्लियर है? ये पता होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर समझेगा। यहां तक क्लियर है? पक्का क्लियर है? 100% क्लियर है? तो अब एक काम करते हैं, हम दो पॉइंट लेते हैं ए एंड बी। ए और बी, इन दोनों का मैं डिस्टेंस मेजर करता हूं यूजिंग सेंटीमीटर स्केल। मैंने पहली बार मेजर किया तो मुझे मिल गया 15.3। मैं एक काम करता हूँ, जो बुक में दिया है ना नोट्स में, वही ले लेता हूँ, 15.4, इजी पड़ेगा। मैंने दूसरी बार रीडिंग लिया फिर भी आया 15.4। मैंने तीसरी बार रीडिंग लिया तो आ गया 15.5। तो ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है। व्हाट इज ट्रू वैल्यू? मीन वैल्यू। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं मीन ले लूंगा और उसको बोल दूंगा ट्रू वैल्यू, क्योंकि मीन होता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, और ये पूरा सॉल्व करने आता है 15.43। सही है? करेक्ट। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो पहले दो डिजिट है ना, यू आर श्योर अबाउट इट कि 15 पॉइंट समथिंग ही आएगा, क्योंकि पहला रीडिंग क्या था? 15.4, दूसरा क्या था? 15.4, तीसरा क्या था? 15.5। मतलब यू आर डैम श्योर कि पहले दो डिजिट क्या है? 1 और 5। लेकिन अगले तो नहीं बोल सकते, हम लोग नहीं बोल सकते, इसको सर्टन बोलते हैं, सर्टन डिजिट। सर्टन मतलब तुम श्योर हो कि ये दो आने ही वाले हैं। अब अगले दो क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जो स्केल तुम यूज कर रहे हो उसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1। तो तुमको मीन में कहां तक मिला? 0.01। जब तुम्हारे स्केल का लीस्ट काउंट ही 0.1 है, मतलब डेसिमल के बाद एक नंबर, तो तुम डेसिमल के बाद दूसरा नंबर कैसे बता सकते हो कि होगा ही? तो तुम्हारा रीडिंग 15.4 से लेके 15.5 तक कुछ भी हो सकता था। तो डेसिमल के बाद जो नंबर आ रहा है उसके तुम श्योर हो क्या? नहीं। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पहले दो नंबर यस श्योर, उसको क्या बोलते हैं? सर्टन डिजिट्स। और जिसके लिए तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो उसको बोलते हैं अनसर्टन डिजिट्स। क्या बोलते हैं? अनसर्टन डिजिट। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसके लिए हुआ क्योंकि जब मैंने 3 रीडिंग लिए, जो मेरा स्केल था उसका लीस्ट काउंट था 0.1, और 3 रीडिंग सेम नहीं आए, तो मैंने
एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, मीन लिया। मीन तो ले लिया, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ गया मेरा। क्यों बढ़ गया? क्योंकि मीन में तुम्हारा डेसिमल के बाद 2 नंबर आ रहे हैं। अब मेरे इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी ही नहीं है उतना, तो मैं कैसे बताऊंगा कि ये करेक्ट है कि नहीं? तो फिर 2 नंबर क्या है, श्योर है, और अगले 2 क्या है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सर्टन और अनसर्टन। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है फिर? सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट, दीज आर डिजिट्स विच आर सर्टन प्लस 1 अनसर्टन। मतलब तुम 2 डिजिट तो लोगे ही जो क्या है, सर्टन है, और एक कहां से उठाओगे, अनसर्टन। अब अनसर्टन का क्यों लिया फिर? व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट? 0.1। किसने बताया तुमको? किसने बताया? किसने बताया? क्योंकि रीडिंग के में डेसिमल के बाद कितना नंबर था, कितना था, 1। तो वहां से समझा ना तुमको। तो इसलिए तुम अनसर्टन का भी एक उठाते हो, क्योंकि तुमको वो क्या बताता है, लीस्ट काउंट बताता है। क्या बताता है? लीस्ट काउंट बताता है। तो हाउ डू यू डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ मेजरमेंट आर डिजिट्स अबाउट विच वी आर सर्टन प्लस एडिशनल अनसर्टन। एडिशनल कितना लिया तुमने? सिर्फ एक। तो डिफाइन कर लेंगे पहले। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स in a measurement are the digits about which we are certain plus one additional uncertain। क्लियर यहां तक? बराबर समझ में आया यहां तक टॉपिक? तो वापस मैं रिपीट करता हूं, प्रॉब्लम क्या है कि हमारा एक्यूरेसी, मेजरमेंट का एक्यूरेसी कौन डिसाइड करता है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज द मिनिमम मेजरमेंट दैट यू कैन मेक यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट। अब मेरे पास 2 पॉइंट थे, ए और बी। मुझे डिस्टेंस मेजर करना था ए और बी का। मैंने 3 रीडिंग ले लिए, तीनों सेम नहीं आए, तो मुझे ट्रू वैल्यू पता नहीं। उसके लिए मैंने क्या कर लिया, एवरेज कर लिया। अब एवरेज किया तो नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया, डेसिमल के बाद 2 नंबर आ रहा है, और 2 नंबर तो आ ही नहीं सकते ना, क्योंकि मेरा इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी ही नहीं है उतना। बराबर। तो हमने क्या बोला कि ठीक है, पहले तो डिजिट सर्टन है, पक्का है, अगला डिजिट पता नहीं, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जो पता नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसका एक, और जो सर्टन थे वो सारे। यहाँ पे सर्टन 2 है, 3 भी आ सकते हैं। तो सारे सर्टन प्लस एक अनसर्टन, इसको क्या बोलते हो? सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्या बोलते हैं इसको? अब सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब आपको जब भी सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने हैं तो उसके रूल्स है। तो रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये रूल्स क्या है? तुम जब एक मेजरमेंट ले रहे हो, उसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारे ही क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो ऑल द नॉन जीरो digits are significant. For example, मेरे पास एक रीडिंग आई 15.4, तो इसमें नॉन जीरो कितने हैं? 3 है। तो सिग्निफिकेंट कितने हैं? 3 है। तो सारे ही नॉन जीरो क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। तो नॉन जीरो का प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम किसका है? जीरोस का है। अगर नॉन जीरो नंबर आया तो वो बाय डिफॉल्ट क्या है? सिग्निफिकेंट है। तो प्रॉब्लम किसका है फिर? जीरोस का है। तो अगले जो रूल्स है ना, टोटल मेरे ख्याल से 7 रूल है, 7 में से 2 से 6 नंबर तक, 2 से 6, 2 3 4 5 6, ये 5 रूल्स है आपके ओनली फॉर जीरोस। तो पहला क्लियर, कोई भी एक रीडिंग हो उसमें जितने भी नॉन जीरो है वो सारे क्या है? सिग्निफिकेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रीडिंग आया 213.4, कितने सिग्निफिकेंट? 4। मेरे पास एक रीडिंग आया 2.4, 2। मेरे पास एक रीडिंग आया 2.12, 3। वेरी गुड। अब प्रॉब्लम है जीरोस का। अगर कोई जीरो 2 नॉन जीरो के बीच में है तो वो सिग्निफिकेंट बन जाता है। तो अ जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरोस, a zero between 2 non-zeros is significant,
इज सिग्निफिकेंट। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रीडिंग आया, लेट अस से 202, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3, क्योंकि 2 और 2 वो तो सिग्निफिकेंट थे ही, और 0 दोनों के बीच में आया तो वो भी क्या बन गया? सिग्निफिकेंट। तो 0 बिटवीन 2 नॉन जीरोज इज सिग्निफिकेंट, याद रहेगा। तीसरा रूल है, ऑल द लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। ऑल द लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 0201 कितने सिग्निफिकेंट? 3। 2 और 1 तो है ही क्योंकि नॉन जीरो है, और ये जीरो दो नॉन जीरो के बीच में है तो वो भी है, लेकिन ये जो पहला जीरो ये लीडिंग है। लीडिंग मतलब पहले आने वाला, लीड करने वाला, तो लीडिंग मतलब पहले आने वाला, तो सिग्निफिकेंट है क्या? नहीं। तो यहाँ पे कौन सिग्निफिकेंट है? 2, 1 और 0, बराबर। देन फोर्थ, ऑल द ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग मतलब बाद में आने वाले, आखिरी में आने वाले, तो ऑल द ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। तो ऑल द ट्रेलिंग जीरोस, all the trailing zeros to the right of the decimal, to the right of the decimal are significant। मतलब फॉर एग्जाम्पल 92.00 कितने सिग्निफिकेंट? 4, क्योंकि 9 और 2 तो थे ही, लेकिन यानी क्या बोला? ट्रेलिंग मतलब बाद में आने वाले, टू द राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट में है ना तो सिग्निफिकेंट है, डेसिमल के राइट में है सिग्निफिकेंट है। अगर ऐसा लिखूँ तो फिर भी 4, क्योंकि ये कौन है? लीडिंग है। ये टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल है, ये है क्या सिग्निफिकेंट? नहीं। अगर मैं इसी को फॉर एग्जाम्पल इसी को मैं ऐसा लिखता हूँ, अब बताओ 5, क्योंकि 9 और 2 तो थे ही, ये 2 ट्रेलिंग है टू द राइट, ये भी है, और ये 0 2 नॉन जीरो के बीच में है। यहाँ तक क्लियर? बराबर। अब अगले 2 रूल होते हैं फॉर होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? होल नंबर इज होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट इन अ होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से अच्छा समझेगा। सपोज मेरे पास ऐसा नंबर है, ये होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे तुमने डेसिमल नहीं दिखाया, दिखाया क्या? नहीं। तो ये जो 2 जीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है। लेकिन अगर इसी नंबर को मैंने ऐसा लिख दिया तो ये 2 जीरो क्या बन गए? सिग्निफिकेंट। बराबर, गुड। तो ये 2 रूल है। देखो रूल नंबर 5 एंड 6 में लिखा होगा ऐसा। क्या लिखा रूल नंबर 5 में? ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर, एक्चुअली इन अ होल नंबर है वो, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ट्रेलिंग जीरोस इन अ विच नंबर नहीं, इन अ होल नंबर। तो trailing zeros in a whole number with no decimal shown are not significant। Trailing zeros in a whole number, trailing zeros in a whole number, in a whole number with no decimal shown, with no decimal shown are not significant, are not significant। राइट, जस्ट अ मिनट। ओके, तो अगर मेरे पास एक होल नंबर है, उसमें मैंने डेसिमल नहीं दिखाया, तो ट्रेलिंग जीरो मतलब बाद में आने वाला जीरो इन अ होल नंबर विथ नो डेसिमल शोन आर नॉट सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग zeros in a whole number, trailing zeros in a whole number with decimal shown are significant। वेरी गुड। मतलब मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। अगर मैं लिखता हूँ 9200 कितने सिग्निफिकेंट? 2। अगर मैं लिखता हूँ 9200 पॉइंट तो 4। वेरी गुड। तो ये हो गए आपके 5 रूल्स जीरोस के लिए। पहला रूल था नॉन जीरो के लिए, अगले 5 रूल थे जीरोस के लिए। अब एक प्रॉब्लम है कि फिजिक्स में ना, अभी हमने ऑलरेडी देखा फिजिक्स में बहुत बड़े बड़े
या बहुत छोटे छोटे भी नंबर आते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट इज साइज ऑफ एन एटम। चलो न्यूक्लियस से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साइज ऑफ अ न्यूक्लियस? 10⁻⁻15 मीटर, इसको फेम्टोमीटर बोलते हो। व्हाट इज साइज ऑफ एन एटम? 10⁻⁻10, इसको तुम एंगस्ट्रॉम बोलते हो, बराबर। देन यू हैव माइक्रोमीटर 10⁻⁶, देन यू हैव मिलीमीटर 10⁻3, देन यू हैव किलो 10⁻3, देन यू हैव मिलियन मेगा 10⁻6, देन यू हैव गीगा 10⁻9। तो फिजिक्स में बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर आते रहेंगे। मैं एग्जाम्पल से ही बात करेंगे हम लोग। तो अगला हमको देखना था, रूल देखेंगे। व्हाट इज मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है पता है? नो 9.1 × 10⁻⁻31 kg, बराबर। व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन? 1.67 × 10⁻⁻27 kg। व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे, तो मैं सिर्फ तुमको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। उसके बाद और भी आएगा, बहुत सारा आएगा। व्हाट इज मास ऑफ अर्थ? 6 × 10⁻24 kg। तो फिजिक्स में बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर आते रहते हैं। तो हम लोग ऐसा लिखते हैं क्या इसको? जैसे ये आ गया 6 × 10⁻24, ऐसा लिखते क्या? लिखते क्या ऐसा? हम लोग लिखेंगे ऐसा? नहीं लिखेंगे ना? क्या लिखोगे? 6 × 10⁻⁻ समथिंग। इस नोटेशन को बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? साइंटिफिक नोटेशन। तो जब तुम एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हो, तो व्हेन अ नंबर is represented in scientific notation। साइंटिफिक नोटेशन, अब ये साइंटिफिक नोटेशन का रूल है, बताता हूँ क्या। पहले नोटेशन क्या है वो समझ लो। एक नंबर होता है, इनटू होता है और 10⁻⁴ होता है, ऐसा ही होता है। पर इसका रूल है। फॉर एग्जाम्पल, हु नोज व्हाट इज रेडियस ऑफ अर्थ? 6400 किलोमीटर। सही है। पहले तो ये किलोमीटर ऐसा यूनिट है क्या? किलोमीटर ऐसा यूनिट है? मीटर है। तो कभी भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से पहले उसको एसआई में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करते हो? व्हाट इज 1 किलोमीटर इन मीटर? 1000 × 10⁻3। ये और वो दिख रहा है ना? ए मतलब 6400, 10 और एन की वैल्यू कितनी है? 3, बराबर। तो अगर आपको किसी भी नंबर को साइंटिफिक यूनिट में लिखना हो तो रूल नंबर 1, उसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? ऐसा यूनिट। अब प्रॉब्लम क्या है ना, इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। मैं चाहूं तो मैं उसको ऐसा भी लिख सकता हूं। मैं और भी बहुत सारे तरीके से लिख सकता हूं। तो फिर कौन सा सही? इसके लिए रूल है। ये जो ए होता है ना, ए, इस पर रूल डाल देते हैं। ए की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा होनी चाहिए और 5 से कम या इक्वल होनी चाहिए। तो जब तुम साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हो a × 10⁻n, तो a का क्या रूल है? उसकी वैल्यू 0.5 से ज़्यादा या फिर 5 से कम या इक्वल। तो अब बताओ इन सारों में से कौन सा करेक्ट? 0.64, क्योंकि 0.64 ये 0.5 से ज़्यादा है और 5 से कम है। सही है, बराबर। अब एक बार तुमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख लिया, तो जो 10⁻⁴ है n, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में कभी कंट्रीब्यूट करता ही नहीं है। वो कहाँ से आएंगे? फिर a से आएंगे। तो व्हेन अ नंबर इज रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन एज a × 10⁻n, then significant figures कहाँ से आएंगे? आर कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम ए ओनली। वो 10⁻n का कोई मतलब नहीं बनता सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उसका मतलब ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते वक्त ए में जितने सिग्निफिकेंट फिगर
उतने ही पूरे नंबर में। तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3 कैसे? 2, ये लीडिंग जीरो है और टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल है, वो होता है क्या? नहीं। तो कौन बचा? 6 और 4, वो क्या है? नॉन जीरो है। तो कितने सिग्निफिकेंट? 2। बाकी के सिग्निफिकेंट है क्या? नहीं। तो कितने हैं? कितने हैं? वेरी गुड। कितने हैं? गुड। आ गया ध्यान में? अब और एक चीज, जब तुम एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हो, मतलब ऐसा लिख लेते हो, तो जो 10 का पावर होता है ना, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं उसको? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो जब मैंने साइंटिफिक नोटेशन में, तो हियर n is known as order of magnitude, is known as order of magnitude। तो कभी कभी क्या होता है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी आपने थोड़ा सा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते वक्त थोड़ा सा गलती हुआ आपका। व्हाट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 इंटू 10⁻⁻31। व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन? 1.67 इंटू 10⁻⁻27। कभी कभी क्या होता है, ये जो नंबर्स होते हैं ना, 1.67, 9.1, ये नंबर याद नहीं रहते, लेकिन हमको 10 का पावर याद रह जाता है। तो फिर हम लोग ये नंबर छोड़ देते हैं, सिर्फ 10 के पावर में बात करते हैं। तो जो 10 का पावर है उसको क्या बोला है? तो जब आप एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हो, मतलब कौन सा नोटेशन में लिख रहे हो? a इंटू 10⁻n। तो उसमें जो n है वो कौन है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? -31, या तो 10⁻31, दोनों चलता है। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन? -27, या फिर 10⁻⁻27। दोनों तरीके हैं बोलने के। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? -19, या तो 10⁻⁻19। क्लियर यहाँ तक? गुड। तो यहाँ तक आपका थ्योरी पार्ट था। अब अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ न्यूमेरिकल्स।